भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवानों ने अपने जीते हुए मेडल गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया और शाम में खिलाड़ी हरिद्वार भी पहुंच गए। पहलवानों के समर्थन में राजनीतिक दलों के साथ साथ मशहूर खिलाड़ी भी सामने आए हैं। गंगा सभा नाम के संगठन ने नदी में मेडल बहाने के ऐलान का विरोध किया है। गंगा सभा ने कहा है कि गंगा तट को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाए। दिल्ली के साक्षी मर्डर केस में अदालत ने आरोपी साहिल खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। खुलासा हुआ है कि साहिल से परेशान होकर साक्षी ने अजय नाम के लड़के से साहिल को धमकी भी दिलाई थी। बीजेपी सांसद हंसराज हंस और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी साक्षी के परिवार से मिलने पहुंची। मणिपुर दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों, चर्च के नेताओं और कुकी समुदाय के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। दंगा पीड़ितों के परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर ही कांग्रेस के प्रतिनिधि दल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया है। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुए उपद्रव में 80 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। अशोक गहलोत ने कहा है कि पायलट अगर कांग्रेस पार्टी में है तो उन्हें मेरे साथ ही काम करना होगा। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने अपने गुट के विधायकों के साथ बैठक शुरू कर दी है। कल से सचिन पायलट भी टोंक में युवाओं से जनसंवाद शुरू करने वाले हैं। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप काफी गंभीर है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। इससे पहले सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि पूर्व सिसोदिया ने पॉलिसी बदलकर सबूत मिटाए। राउज एवेन्यू कोर्ट में 1 जून को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव गुट और बीजेपी के बीच नेताओं की नाराजगी को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है। उद्धव गुट की शिवसेना ने सामना पत्र में दावा किया कि शिंदे गुट के 22 विधायक और 9 सांसद बीजेपी के रवैये से दुखी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ठाकरे गुट की पूरी पार्टी असंतुष्ट है और आने वाले समय में पता चलेगा। इससे पहले फडणवीस ने राज ठाकरे से भी मुलाकात की थी। गोवा के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हवन पूजन करके नए मंत्रालय का उद्घाटन किया। नए भवन के मिनिस्टर ब्लॉक में भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को प्रदर्शित करने वाले संगम तीर्थ, भगवान विष्णु और गणेश की मूर्ति भी रखी गई है। एनसीईआरटी के 12वीं क्लास की किताबों में से खालिस्तान से जुड़े अंश हटाने का फैसला लिया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आपत्ति के बाद अलग सिख राष्ट्र से जुड़ी लाइनें किताब से हटाई जाएंगी। किताब के पेज नंबर 159 पर खालिस्तान से जुड़े वाक्यों में चरमपंथी शब्द वाले वाक्य को भी हटाने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने दीपू नाम के गैर कश्मीरी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त युवक दूध लेने दुकान पर गया था। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा से जुड़े कश्मीर फ्रीडम फाइटर नाम के संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। मलेशिया में पाकिस्तान का बोइंग 777 विमान सीज कर लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने मलेशिया से किराए पर एक विमान लिया था, लेकिन किराया नहीं चुका रहा था। $40 लाख की राशि नहीं चुकाने पर मलेशिया की अदालत के आदेश पर सरकार ने विमान कुआलालंपुर में ही रोक लिया है। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको हरिद्वार लेकर चलेंगे, जहां हमारे देश के प्रदर्शनकारी कुश्ती खिलाड़ी अपने मेडल्स को गंगा में विसर्जित करना चाहते थे, लेकिन उससे ठीक पहले कुछ किसान नेताओं के समझाने पर ये खिलाड़ी मान गए और अब इन्होंने सरकार को अपनी मांगें पूरी करने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हम इस पूरी खबर का आपके लिए आज एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो हरिद्वार से हैं। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपने मेडल्स गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार के मुख्य घाट पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन इसके बाद ये सभी खिलाड़ी वहां पर बड़े भावुक हो गए और ये दृश्य आज आपको पूरे देश को विचलित भी कर रहा होगा। आप किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका मेडल उसके शरीर का एक हिस्सा बन जाता है, उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाता है। सोचिए, किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो एक ओलंपिक मेडल जीते, और जब वो ये मेडल जीत जाता है तो ये सपना, ये मेडल उसके शरीर का और उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाता है। और जब वो खिलाड़ी एक दिन ये तय कर ले कि वो
अपने शरीर के इस हिस्से को, अपनी आत्मा के इस हिस्से को गंगा नदी में प्रवाहित करना चाहता है, यानी इससे अलग हो जाना चाहता है, तो उस खिलाड़ी के लिए यह दिन कितना दुखदाई होता होगा, यह आज आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस साल जनवरी के महीने में जब इन खिलाड़ियों ने पहली बार जंतर मंतर पर इतनी सर्दी के बीच अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, तब भी हमने यही कहा था कि इन खिलाड़ियों का स्थान पोडियम पर है, ना कि सड़क पर। इन्हें स्टेडियम में होना चाहिए, ना कि गंगा के घाट पर। और आज जब ये खिलाड़ी अपने मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आए, तो आज भी हम इनसे वही बात कहना चाहते हैं जो हमने पहले कही थी कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए। हरिद्वार के जिस मुख्य घाट पर लोग गंगा नदी में अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, वहां ये खिलाड़ी अपने उन मेडल्स को विसर्जित करने के लिए आए जो इन्होंने अपने देश के लिए पूरे परिश्रम के साथ जीते, खून पसीना एक करके इतनी लंबी तपस्या के बाद जीते। और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन यहां एक सवाल यह भी है कि क्या देश के लिए जीते गए मेडल्स को गंगा नदी में विसर्जित किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? हिंदू धर्म में शरीर को नश्वर माना गया है और नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका यह नश्वर शरीर, ये शरीर नश्वर हो जाता है और इस नश्वर शरीर की अस्थियों को हम गंगा नदी में विसर्जित करके अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा मानते हैं। यानी जब हम यहां आते हैं तो उस नश्वर शरीर की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए आते हैं। लेकिन मेडल इंसान के शरीर की तरह नश्वर नहीं होते, बल्कि मेडल किसी भी खिलाड़ी के लिए उसकी आत्मा की तरह अविनाशी होते हैं, जिन्हें ना तो अग्नि जला सकती है, ना पानी गला सकता है और ना ही वायु मिटा सकती है। मेडल्स आत्मा की तरह होते हैं और मेडल्स कभी मरते नहीं। अगर ये खिलाड़ी आज अपने मेडल्स को विसर्जित कर भी देते तो क्या आपको लगता है कि इन खिलाड़ियों ने जो जीत हासिल की, जो मेडल जीता, जो इतिहास में इनका नाम दर्ज हुआ, क्या वो सब भी खत्म हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेडल अमर होते हैं, ये मेडल आत्मा की तरह हमेशा अमर रहते हैं। और इन मेडल्स को इन खिलाड़ियों द्वारा विसर्जित करने के बारे में सोचना, आज हमें यह कहना पड़ेगा, ये सही नहीं था। ये जो किसी ने भी उन्हें राय दी है, ये सही राय नहीं दी। ये खिलाड़ी सही हो सकते हैं, इनकी मांगे भी बिल्कुल सही हो सकती हैं, लेकिन इनके द्वारा देश के लिए जीते गए इन मेडल्स को गंगा नदी में विसर्जित करने का फैसला सही नहीं हो सकता। मेडल को हिंदी में पदक कहते हैं और कोई भी पदक व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा एक देश के लिए उसके सीने पर लगी कामयाबी का चिन्ह होता है, जिस पर पूरा देश गर्व करता है। और यह पदक एक खिलाड़ी का नहीं, पूरे देश का होता है। यह पदक इनका तो है ही, लेकिन भारतवर्ष के हर नागरिक का है, क्योंकि जब इन्होंने पदक जीता था तो हमने भी तालियां बजाई थी। वर्ष 2016 के ओलंपिक खेलों में जब साक्षी मलिक ने रेसलिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तब वो इस प्रतियोगिता में स्वयं के लिए संघर्ष नहीं कर रही थी, बल्कि वो इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, हमारा और आपका प्रतिनिधित्व कर रही थी। और जब उन्होंने ये मेडल जीता तो ये मेडल साक्षी मलिक से पहले भारत का मेडल था और मेडल टैली में भी उनके नाम से पहले भारत लिखा गया था। जब मेडल टैली आती है तो उससे पहले भारत लिखा होता है। स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर साक्षी मलिक नहीं लिखा है, स्क्रीन पर भारत लिखा है, स्क्रीन पर भारत का झंडा लगा है। इसीलिए जो मेडल देश के लिए जीते गए हों, उन मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करने का फैसला सही नहीं हो सकता। लेकिन ये तीनों खिलाड़ी इन मेडल्स को त्यागने के लिए हरिद्वार के मुख्य घाट पर पहुंचे और इस दौरान इन तीनों खिलाड़ियों की आंखों में आंसू थे और वहां मौजूद लोगों का भी यही कहना था कि मां गंगा इन मेडल्स को स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि ये मेडल्स इन खिलाड़ियों से पहले इस देश के हैं और इन्हें अस्थियों की तरह किसी भी वजह से वहां पर विसर्जित नहीं किया जा सकता। और हुआ भी यही, मां गंगा ने इन मेडल्स को स्वीकार नहीं किया और मेडल्स को विसर्जित करने से पहले ही इन खिलाड़ियों को सद्बुद्धि आ गई और इन्होंने अपना फैसला बदल लिया। यहां एक और बड़ी बात यह है कि ये खिलाड़ी भी जिस तरह इन मेडल्स को अपनी छाती से लगाकर बैठे हुए थे, उससे यही लगता है कि ये भी
इन मेडल्स को विसर्जित नहीं करना चाहते थे, इनका मन नहीं था, लेकिन शायद इन्हें किसी ने ऐसा करने का सुझाव दिया होगा। शायद इन्हें लगा होगा कि यही एक आखिरी रास्ता है सरकार पर दबाव बनाने का, देश के लोगों को जागृत करने का, देश की सहानुभूति लेने का, कि अब इन मेडल्स को ही वहां बहा दिया जाए, और इसीलिए ये हरिद्वार आए होंगे। जरूर इन्हें किसी ने यह सुझाव दिया होगा। इस सब के बीच कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी खबर किसी को नहीं थी। यह विरोध प्रदर्शन खिलाड़ियों का था, मेडल्स देश के थे, और ये खिलाड़ी इन मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित करना चाहते थे। लेकिन इस सब में अचानक से किसान नेता नरेश टिकैत की एंट्री हो जाती है, और इस दौरान इन खिलाड़ियों के ये सारे मेडल्स नरेश टिकैत अपने पास ले लेते हैं। और इन खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि अब वो नरेश टिकैत के कहने पर, किसान नेताओं के कहने पर अपना फैसला तो बदल रहे हैं, अभी अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 दिन और रुकेंगे, और वो 5 दिन के लिए अपने ये मेडल्स नरेश टिकैत को सौंप रहे हैं। और अगर इन 5 दिनों में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो ये मेडल्स नरेश टिकैत से वापस ले लेंगे और उसके बाद इन्हें गंगा नदी में विसर्जित कर देंगे। नरेश टिकैत को आप सब लोग शायद जानते ही होंगे। वो भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के भाई हैं और एक किसान नेता हैं, और इन खिलाड़ियों ने ये मेडल्स अब नरेश टिकैत को 5 दिन के लिए सौंप दिए हैं। हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है उनका, सर हम झुकने नहीं देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी। मुझे ट्वीट किया था साक्षी ने, दिनेश ने, बजरंग जी ने, 6 साढ़े 6 बजे तक सब आ गए थे। 7 इतनी देर तक अब ये थे, रो रहे थे, परेशान। क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें इसका 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, जो साहब भी अपने काम धंधे में थे, एकदम पता यार आईडी पकड़ ले रिजवान भाई, आईडी पकड़ लिया, कोई ऐसा पता नहीं होगा। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो इस देश को नाश करके ले लिया। इन्होंने मेडल जीते हैं इस भारत के लिए, भारत का नाम ऊंचा किया है, मगर जिस तरह से पुलिस ने इन पे कल जो किया वो बहुत गलत है। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, और अगर है तो जो एमपी है जिसने ये किया है उसको फौरन उसका एफआईआर जो है उसे काम करना चाहिए और उसे सजा होनी चाहिए। ये गंगा का क्षेत्र है और यहाँ सनातनी भावना, सनातनी लोग पूजा पाठ के लिए यहाँ पर आते हैं। ये कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये कोई जंतर मंतर नहीं है, कोई दिल्ली का कोई मैदान नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे और अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाएंगे। नरेश टिकैत ने इन खिलाड़ियों को गंगा नदी में अपने मेडल्स प्रवाहित करने से तो रोक लिया, लेकिन इन खिलाड़ियों ने कहा है कि वो इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे और इंसाफ के लिए ये अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी भी खिलाड़ी को अब इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है और ना ही मिलेगी, और अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी देश के खिलाड़ी उस देश के लोगों के असली हीरो और रोल मॉडल होते हैं। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हीरो जो असली होते हैं वो फिल्मी हीरो नहीं होते जिन्हें आप देखते हैं, असली हीरो ये होते हैं, और खिलाड़ी देश की धरोहर माने जाते हैं, लेकिन हम और इन्हें हम अपने सिर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। आप याद कीजिए, जब बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल्स जीते, तो इस दौरान इनकी उपलब्धि से हमारा सीना भी उतना ही गर्व से चौड़ा हुआ था, हमने भी उतनी ही तालियां बजाई थी। और उस दिन शायद आपने भी इनके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे होंगे, व्हाट्सएप स्टेटस अपने लगाए होंगे। लेकिन आज ये खिलाड़ी इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामले में 28 अप्रैल को 2 एफआईआर दर्ज की, जिनमें एक एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई। लेकिन आज 30 मई हो गई है और अब तक
ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि यहां ऐसी खबरें भी हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह से भारतीय कुश्ती संघ का कार्यभार वापस ले लिया गया है और फेडरेशन के संचालन की जिम्मेदारी अब एक एडहॉक कमेटी कर रही है, उसे दी जा चुकी है, जिसका एक मतलब यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से पहले ही हटा दिया गया है और अब संघ के सारे फैसले ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं लेते बल्कि एक अस्थाई कमेटी ले रही है। यह बात सच है, यानी एक मांग जो खिलाड़ियों ने की थी वो पूरी हो चुकी है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह इस फेडरेशन से, कुश्ती फेडरेशन से बाहर है, वो कोई फैसला नहीं ले सकते। हालांकि सरकार को यह बात आकर इसकी आधिकारिक पुष्टि करनी चाहिए ताकि इन खिलाड़ियों को भी कुछ तसल्ली मिले। लेकिन अब इन खिलाड़ियों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना ये अपने मेडल्स को गंगा नदी में प्रवाहित कर देंगे। लेकिन आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को अपने मेडल्स गंगा नदी में बहाने की बजाय कुछ और करना चाहिए था। और वो क्या करना चाहिए था? इन्होंने आज जो किया है ये कदम गलत है और इन खिलाड़ियों को जो लोग भी सलाह दे रहे हैं, जो भी इनके मार्गदर्शक हैं, जो भी इनके सलाहकार हैं, उन्होंने ये सलाह इन्हें सही नहीं दी कि ये हरिद्वार पहुंच जाएं और अपने मेडल्स को गंगा में विसर्जित कर दें, क्योंकि मेडल्स अब इनके भी नहीं हैं, मेडल्स तो इस देश के हैं। और जैसा हमने आपको कहा, मेडल्स तो आत्मा की तरह है, मेडल शरीर की तरह नहीं है, मेडल नश्वर नहीं है, मेडल्स अमर होते हैं। इसलिए इन्हें यह कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था, यह गलत सलाह किसी ने इन्हें दी है। लेकिन ये और क्या कर सकते हैं और इन्हें और क्या करना चाहिए, वो आज हमें जरूर इन्हें हम सुझाव देना चाहते हैं। पहली बात, इन खिलाड़ियों को अपने ये सारे मेडल्स सरकार को वापस लौटा देने चाहिए। तो अगर ये चाहते तो गंगा नदी में विसर्जित करने की बजाय ये मेडल्स सरकार को वापस कर सकते हैं। दूसरा, ये सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं, उन नौकरियों से जो इन्हें देश के लिए मेडल जीतने के बाद इसी सरकार के जरिए मिली थी। तो दूसरी बात ये कर सकते हैं, अगर आपको सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है तो आपको सरकारी नौकरी त्याग देनी चाहिए, क्योंकि यह कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में गजेटेड ऑफिसर हैं और रेलवे में यह सरकारी नौकरी उन्हें मेडल जीतने के बाद मिली है, जिसके लिए इन्हें हर महीने लगभग सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है। इसीलिए आज जब इन खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा तो वो इन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरा काम वो ये कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी चाहें तो उस पुरस्कार राशि को भी लौटाकर सरकार का विरोध कर सकते हैं जो इन्हें मेडल जीतने पर सरकार से मिली थी। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट को 5 करोड़ रुपए की राशि इनाम के रूप में अलग अलग सरकारों से मिली थी। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस लड़ाई में ये खिलाड़ी इन लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाकर अपना विरोध जता सकते हैं, जारी रख सकते हैं। लेकिन मेडल्स को विसर्जित करने का फैसला सही नहीं है और यह बात इन खिलाड़ियों को आज समझनी चाहिए। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, मेडल्स को विसर्जित मत कीजिए, सरकारी नौकरी को त्याग दीजिए, सरकार से जो पुरस्कार मिला है उसे त्याग दीजिए और अगर आपको मेडल्स नहीं रखने हैं तो सरकार को वापस कर दीजिए। इसके अलावा अगर ये खिलाड़ी लोगों का ध्यान और ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आने ही वाला है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों की बात है। और हरियाणा में, जो कि इनका राज्य है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं। इसलिए चुनाव लड़कर भी ये खिलाड़ी अपनी बात साबित कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को देश के सामने रख सकते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और जिस नए संसद भवन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई, चुनाव जीतकर उसी नए संसद भवन में जाकर उसी सरकार के सामने जाकर बैठ सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं एक सांसद के तौर पर। तो ये कुछ सुझाव थे जो हम इन खिलाड़ियों को आज देना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं
कि इन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा और जो इनके सलाहकार हैं वो भी इन्हें अच्छी सलाहें देंगे जिससे इन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिलने में इनकी मदद हो सके और देश का नुकसान ना हो। अब हम आपको दिल्ली में साक्षी की हत्या का अपडेट दिखाएंगे, क्योंकि साक्षी की हत्या जब हुई पूरे देश ने उसका वीडियो देखा और आज भी पिछले 24 घंटे से हमारे देश में साक्षी की हत्या के बारे में बात हो रही है। लोगों ने जब वो वीडियो देखा, लोग बहुत दुखी हुए, परेशान हुए। सबसे ज्यादा जो परेशानी लोगों को हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि ये लड़का, साहिल खान नाम का लड़का, साक्षी को मारता रहा और कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। लोग सड़क पर खड़े देखते रहे। लेकिन इसके अलावा आज पूरे देश में लव जिहाद का जो शब्द है यह भी ट्रेंड कर रहा है। इसलिए आज हम कथित लव जिहाद का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि वो इस मामले की लव जिहाद के एंगल से भी जांच करेगी। इस एंगल से कि साक्षी नाम की 16 साल की इस लड़की को 20 साल के साहिल खान ने इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से क्यों मारा और साहिल खान अपने आप को, अपने धर्म को छुपाकर हिंदू बताने की कोशिश क्यों करता था। वो कलावा अपने हाथ में क्यों पहनता था, क्यों रुद्राक्ष पहनता था और क्यों किसी को अपना पूरा नाम नहीं बताता था। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आज हम साक्षी जैसी कुछ और लड़कियों को भी याद करना चाहते हैं और आज इस विषय का ये ब्लैक एंड व्हाइट आप सबको बहुत ध्यान से जरूर देखना चाहिए। इसका नाम हमने रखा है लव ब्लैक एंड व्हाइट और आज आपको इस बड़ी स्क्रीन पर यह लव ब्लैक एंड व्हाइट समझना होगा। अब देखिए, यह साहिल खान है और यह साक्षी है, लेकिन इनमें एक तरफ वो लड़कियां आपको दिखाई देंगी जिन्हें बेरहमी से मार दिया गया और दूसरी तरफ वो लड़के हैं जिन्होंने इन हिंदू लड़कियों की हत्या की। इनमें साक्षी और श्रद्धा का नाम तो आप सबको अभी भी याद होगा, लेकिन क्या आप सीमा को जानते हैं? क्या आप निशा को जानते हैं? क्या आपको पता है कि एकता के साथ क्या हुआ? आप में से बहुत सारे लोग शायद इन लड़कियों का नाम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि साक्षी और श्रद्धा की तरह सीमा, निशा, एकता, निधि, रेनू, प्रिया, पिंकी, चांदनी, रानी, चंचल, तमाम ऐसी सैकड़ों लड़कियां हैं जिनकी निर्ममता से बिल्कुल ऐसे ही हत्या हुई और हत्या करने वाले ये सभी आरोपी इन लड़कियों को प्यार के नाम पर धोखा दे रहे थे, प्यार के नाम पर इनके मालिक बने हुए थे और फिर इन लड़कों को, इन लड़कियों की ना बर्दाश्त नहीं हुई। ये लड़कियां ना नहीं कर पाई और जिस लड़की ने भी ना कहने की हिम्मत की उसकी जान ले ली गई। ये लड़कियां तो आपने देख ली, साक्षी, श्रद्धा, सीमा, निशा, एकता, निधि, पिंकी, प्रिया, रेनू, चांदनी, मीना, रानी, चंचल और भी और बहुत ऐसी कहानियां हैं। अब इन लड़कों को देखिए, साहिल, आफताब, नावेद, इकबाल, शाकिल, सुफियान, यूनुस, तौफीक, माजिद, आरिफ, मोहम्मद इकबाल, वसीम खान। लेकिन एक बात और भी है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। शाकिल उर्फ अमन, इकबाल उर्फ राजू शर्मा, तौफीक उर्फ राहुल वर्मा, आरिफ खान उर्फ अभय मिश्रा, महमूद इकबाल उर्फ रौनक चौरसिया, वसीम खान उर्फ अर्जुन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म छिपाकर हिंदू समुदाय की लड़कियों से पहले दोस्ती की या फिर उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए बाद में मजबूर किया। और जब इन लड़कियों ने मना किया, जब इन लड़कियों ने इनकार किया, जब ये लड़की रिश्ते से बाहर आना चाहती थी, तो इन सब का एक ही हश्र हुआ। और यह बात हमने आपको कल भी कही थी कि हमारे समाज में यह बात आपको बहुत देखने को मिलेगी कि जब एक रिश्ता बनता है, एक रिलेशनशिप बनती है, उसमें से बाहर निकलने का पूरा अधिकार लड़के को तो है। जैसे ही रिलेशनशिप शुरू होता है, पूरा की पूरा कंट्रोल लड़के के हाथ में आ जाता है और फिर लड़की ना नहीं कर सकती। लड़की को लड़के की बात माननी ही होगी और लड़का उस पूरे रिलेशनशिप का मालिक बन जाता है और लड़की दासी बन जाती है जिसे अपने मालिक की हर बात माननी होगी। और जब उसने मना किया, जब उसने ना किया, तो फिर ऐसे ही उसकी जान ले ली जाती है। इसलिए ये लव ब्लैक एंड व्हाइट आज आप देख लीजिए, ये पूरे देश में अब फैल रहा है।
इसके लिए कभी कोई इकबाल राजू शर्मा बन गया, कभी कोई शाकिब अमन बन गया, कभी कोई साहिल खान या फिर तौफीक राहुल बन गया। और यह सिलसिला लगातार आज भी जारी है और शायद हमें ऐसी घटनाओं की अब आदत पड़ चुकी है। हमारे देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब इस पर बहुत हंगामा होता है, बहुत चर्चा होती है कुछ दिनों के लिए। ऐसी खबरों को मीडिया में बहुत कवरेज भी मिलती है, लेकिन ये घटनाएं ना तो कभी रुकती हैं और ना ही इनमें जल्द किसी भी लड़की को इंसाफ मिलता है। आपको क्या लगता है जो साक्षी लड़की है 16 साल की जिसकी हत्या हुई है अभी, क्या ये आखिरी लड़की होगी जिसकी हत्या हुई है? जी नहीं, अभी न जाने और कितनी साक्षी आपको देखने को मिलेगी। आप खुद याद कीजिए, जब श्रद्धा हत्याकांड हुआ था, जब आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी और शरीर के टुकड़े कर दिए थे, तब सरकारों से लेकर पुलिस तक सबने यही कहा कि संगीन अपराध का फैसला कुछ ही महीनों में हो जाएगा, न्याय मिलेगा। लेकिन सच यह है कि लगभग 1 साल बाद भी इस केस का अभी तक कुछ हुआ नहीं है और यह मामला ऐसे ही पहले छोटी निचली अदालत में जाएगा, फिर ऊपर की अदालत सेशन कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मौजूदा घटना में इस बात के सारे सबूत हैं कि मोहम्मद साहिल खान ने ही साक्षी को चाकू से गोद गोद कर बेरहमी से मार डाला। लेकिन हकीकत में इस मामले का फैसला आने में भी शायद वर्षों का समय लगेगा और तब तक न जाने कितनी साक्षी और आ चुकी होंगी, न जाने हमें और कितनी बार और कितनी साक्षियों के बारे में यहीं खड़े होकर आपको उनकी मौत की खबरें सुनानी पड़ेंगी। और अगर निचली अदालत ने किसी तरह अपना फैसला सुना भी दिया तो भी फिर ये मामले जो होते हैं ये हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद भी दूसरे कानूनी तरीकों से इस मामले में इंसाफ को टालने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस दौरान एक और साक्षी, एक और श्रद्धा की कहानी आप सबके सामने आ चुकी होगी और इसीलिए आज हम ये नाम और इन नामों से जुड़ी घटनाओं का ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस को आरोपी साहिल खान की 2 दिन की रिमांड मिली है और हमें पता चला है कि जब पुलिस ने पूछताछ के दौरान साहिल खान को साक्षी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो इस दौरान साहिल खान ने कहा कि इस वीडियो में दिख रहा लड़का वही है और उसने 16 साल की साक्षी की हत्या करके कोई गलत काम नहीं किया है। यानी साहिल खान को किसी भी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। वो आज भी ये मानता है कि उसने बिल्कुल सही काम किया है, उसने इस लड़की को सजा दी है। यानी इस 20 साल के लड़के को इस हिंदू लड़की की हत्या करने के लिए कोई पछतावा नहीं। और हमें यह भी पता चला कि जिस जगह साक्षी का परिवार रहता है वहां लोग साहिल खान को राहुल के नाम से जानते थे। लोग जानते ही नहीं थे कि इसका नाम साहिल खान है। लोग मानते थे कि यह तो राहुल नाम का लड़का है क्योंकि उसने यही नाम आसपास के तमाम लोगों को बताया हुआ था। इसलिए जब यह घटना हुई तब बहुत सारे लोग इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि साहिल खान ही असल में राहुल है। और इस मामले में साक्षी के एक दोस्त ने भी एक बड़ा खुलासा किया। इस लड़के का नाम है अजय, जिसने बताया कि साक्षी ने 27 मई को उसे साहिल खान के बारे में बताया था और साक्षी साहिल खान से बहुत परेशान थी। साहिल खान साक्षी को तंग करता था। इसके अलावा साक्षी के पिता ने भी इस मामले में न्याय की मांग की है और कहा है कि जैसे उनकी लड़की की हत्या हुई वैसी ही सजा इस लड़के को भी मिलनी चाहिए। हमने कहा से जब भी हमारे आत्मा को सुकून मिलेगा जब इसको फांसी होगी। क्या वो सब माँ बाप तो कुछ भी करो, हमें कोई वो नहीं है। जब से फांसी पे हुक्म है फांसी का दे दो, कुछ भी कर दो, हमें कोई मतलब ना है इस बात। सब ये सब भतीजा है, हम गलत के साथी ना है। ये मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, मेरे को उससे बचाओ। ठीक है, तो मैं उस लड़के के पास गया था साक्षी को लेके कि भाई इसको टॉर्चर मत करो। तो अगले दिन उसने सोचा होगा कि जबरू के साथ इसका कोई रिलेशन चक्कर है, उसने साक्षी को मार दिया 28 तारीख को। और अब मेरा यही कहना है उस लड़के को फांसी दिलाओ। ये जो बंदा है ये राहुल के नाम से यहाँ रह रहा था। राहुल के नाम ये लोकल लोगों ने, हाँ, यहाँ पे लोकल लोगों ने कहा है कि ये बंदा राहुल के नाम से यहाँ रहता था, कलावा वगैरह पहनता था। ये बात यहाँ के लोकल लोगों ने कही है। और कलावा जिसकी बात करी, रुद्राक्ष और हनुमान जी की पोस्टर, ये सब तो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं। बट द नेम ही इज यूजिंग हियर इज नॉट साहिल, इट वाज राहुल। हमारे पास पुलिस रिमांड में है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक बार हम लोग सारी ये सब चीज़ें साक्ष्य को और जो भी इन सब जो एविडेंसेस हमारे पास हैं आ जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग इस पे एक
कॉन्क्रीट चार्जशीट बनाएंगे और तब इस चीज़ को हम लोग कर पाएंगे कि क्या पहलू हैं, किस वजह से ये चीज़ हुई है। आज हमें साहिल खान और साक्षी की बातचीत का एक वॉइस नोट मिला है जो हत्या से ठीक पहले का है, और इसमें साक्षी साहिल खान से क्या कह रही है आज आप भी सुनिए। अब आप ये देखिए कि जिस समय साहिल खान ने 16 साल की साक्षी की दिन दहाड़ा हत्या की, उस समय उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। लेकिन अब जब उसकी हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, पूरे देश में इसके बारे में चर्चा चल रही है, ये मीडिया की बहुत बड़ी खबर बन गई है। अब उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता और एनजीओ वाले लगातार साक्षी के घर पहुंच रहे हैं। अब इंसाफ दिलाने के लिए होड़ लगी हुई है। अब आप सोचिए, कल तक उसे कोई बचाने नहीं आ रहा था, लेकिन आज उसे इंसाफ दिलाने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। आज लोग घर पर जा रहे हैं, तमाम तरह के नेता घर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं नहीं, इंसाफ हम दिलाएंगे, इंसाफ हम दिलाएंगे। आज हर नेता साक्षी को इंसाफ दिलाना चाहता है, लेकिन बचाने के लिए तो कोई नहीं आया। आज साक्षी का घर राजनीतिक पर्यटन की एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह बन गया, जहां सभी पार्टियों के नेता फोटो खिंचवाने के लिए, बयानबाजी करने के लिए, वहां पर दिखने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी और सीपीएम के नेता वृंदा कारात ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मदद का पूरा भरोसा दिलाया। इसके अलावा बीजेपी के सांसद हंसराज हंस ने साक्षी के परिवार से मुलाकात की और उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहां पर भेजा है। वो तो बस अब यही चाहते हैं कि उनकी बिटिया को न्याय मिलना चाहिए, और हमने आश्वासन दिया उन्हें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आश्वासन दिया है कि हम उनकी बिटिया के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बड़े से बड़े वकील को कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, कोर्ट में खड़ा करेंगे, और जिसने ये खौफनाक हत्या करी है उस पर सख्त से सख्त सजा की हम डिमांड करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते, देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, एचएम साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह। तो भैया वो कमी तो हम कैसे पूरी करें? कोई लफ्ज नहीं इनको हौसला दे। जो आरोपी है, जो मुजरिम है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी क्या, फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द उसको। बहुत बड़ा हादसा है, बड़ी भयानक ब्रूटैलिटी का एक ये मिसाल है, और हम ये चाहेंगे कि सख्त सज़ा दी जाए हमारे कानून के मुताबिक, और इसमें कतई कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं ऐसे केसों में बहुत कमी होती है। ये दलित परिवार है। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा सकते हैं कि लव जिहाद के बारे में बात करके हम कोई सांप्रदायिक मुद्दा उठा रहे हैं, हम इस समाज में जहर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। किसी भी धर्म के लोग आपस में दोस्ती करने के लिए हमारे देश में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। संविधान, इस देश का कानून उन्हें इजाजत देता है। आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, किसी भी धर्म के व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हैं, कोई भी दो धर्म के लोग आपस में रिलेशनशिप में जा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हिंदू और मुसलमान लोग भी आपस में शादी जरूर कर सकते हैं। तो फिर लव जिहाद क्या हुआ? लव जिहाद से यहां मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, लव जिहाद का मतलब क्या है। लव जिहाद का मतलब यह है कि जब दोनों में से एक व्यक्ति, दोनों में से एक पार्टनर अपने धर्म के बारे में झूठ बोले, दूसरे पार्टनर को अंधेरे में रखे, उसे अपना धर्म सही सही ना बताए, उसे अपना नाम सही सही ना बताए। उदाहरण के तौर पर, अगर लड़के का नाम साहिल, मोहम्मद साहिल खान है और वो अपने आप को मोहम्मद साहिल खान ना बताकर राहुल बताए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी मंशा सही नहीं है। इसीलिए अगर किसी गलत मंशा से कोई इंटरफेथ, इंटर रिलीजन विवाह किया जा रहा है, रिलेशनशिप बनाया जा रहा है,
वो लव जिहाद के दायरे में आता है, जिसमें मकसद दोस्ती का नहीं है, मकसद प्यार का नहीं है, मकसद विवाह का नहीं है, मकसद कुछ और है। और बाद में लड़की को कुछ समय के बाद असली मकसद पता चलता है और लड़की उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, तब तक लड़का उसकी हत्या कर देता है। इसे कहते हैं लव जिहाद। इसलिए वो तमाम लोग जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जो रिश्ते में हैं, जिन्होंने सिर्फ प्यार के लिए, दोस्ती के लिए रिश्ता बनाया है, उससे किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान हैं और विवाह करके बहुत आराम से, बहुत अच्छे से इस देश में रह रहे हैं, क्योंकि वो लव जिहाद नहीं है, वो प्यार है, वो दोस्ती है, वो प्रेम है, वो असली विवाह है। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश के नए संसद भवन का हमारे अपने ही देश के नेताओं ने तो बहिष्कार किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। संसद भवन तो हमारा है, लेकिन चर्चा हो रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अब इसी संसद भवन की तस्वीरें देखकर कह रहे हैं कि काश पाकिस्तान के नेता भारत से कुछ सीख सकते, काश हमारे यहां भी एक ऐसा ही संसद भवन होता और उनकी किस्मत में भी वैसा ही विकास होता जो भारत के लोगों को आजकल देखने को मिल रहा है। तो किसी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों देश एक ही दिन आज़ाद हुए थे, एक अलग राष्ट्र के तौर पर, आज़ाद देश के तौर पर दोनों देशों का जो सफ़र था एक ही दिन शुरू हुआ था। आज भारत कहाँ निकल गया? आज भारत अपने सैटेलाइट्स छोड़ रहा है, लॉन्च कर रहा है। आज भारत अपनी नई संसद भवन बना रहा है और पाकिस्तान सिविल वॉर की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने ही वाले हैं। जो पाकिस्तान भारत से कश्मीर लेने की बात कहता है, वही पाकिस्तान आज कटोरा लेकर दुनिया के अलग अलग देशों और संस्थाओं से भीख मांग रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को 6.5 बिलियन US डॉलर्स यानी भारतीय रुपयों में लगभग 53,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज देने का वादा किया है और इसके साथ ही IMF ने कई शर्तें रख दी है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि IMF उसे तत्काल 1 बिलियन US डॉलर्स यानी लगभग 8,250 करोड़ रुपए अभी के अभी दे दे, ताकि पाकिस्तान में आर्थिक संकट को थोड़ा सा, उससे पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिल सके। दिलचस्प बात यह है कि जब पाकिस्तान लगभग 8,000 करोड़ रुपए के लिए IMF की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, तब भारत सरकार सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खर्च कर रहा है। सोचिए, पाकिस्तान को 8,000 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे IMF से, जिसके लिए वो सारी शर्तें मानने को तैयार है, और भारत अपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जिनमें 900 करोड़ रुपए की लागत से तो सिर्फ नया संसद भवन ही हमारा तैयार हुआ है। पाकिस्तान जब ये सब देखेगा तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है। कड़वा सच यह है कि पाकिस्तान पर इस समय 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जिनमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अकेले उसने चीन से लिया हुआ है, जबकि भारत सरकार ने अकेले जम्मू कश्मीर को ही इस वित्त वर्ष के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है। तो सोचिए, हमारे जम्मू कश्मीर का इस साल का बजट है लगभग 1.25 लाख करोड़ और पाकिस्तान पर कर्जा है 10 लाख करोड़। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय 30 लाख करोड़ रुपए की है और वो इस मामले में भारत से 28 साल पीछे है। वर्ष 1995 में भारत की अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ रुपए की हुआ करती थी और अब हमारी अर्थव्यवस्था 306 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। कहां पाकिस्तान और कहां हम? और पाकिस्तान की स्थिति को एक और खबर से अब आप समझिए। आज मलेशिया ने पाकिस्तान सरकार की जो एयरलाइन है, उनकी सरकारी एयरलाइन जिसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसके एक यात्री विमान को मलेशिया की सरकार ने जब्त कर लिया। यह वो विमान है जिसे पाकिस्तान सरकार की इस एयरलाइन ने मलेशिया से लीज पर लिया था और इसके लिए पाकिस्तान को 33 करोड़ रुपए मलेशिया को देने थे, लेकिन पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट की वजह से यह पैसा मलेशिया को नहीं दे पाया और इसके बाद आज मलेशिया की सरकार ने पाकिस्तान से अपना यह विमान वापस रखवा लिया और इस विमान को वहां उतरते ही जब्त कर लिया। और यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती है कि PIA का एक विमान किसी दूसरे देश में जाए और वो देश उस विमान को वहीं जब्त करके रख ले।
और कहे कि पहले हमारे पैसे वापस करो तब ये विमान छोड़ेंगे। आप अक्सर हमारे देश के विपक्षी दलों को कहते हुए सुनते हैं कि भारत का लोकतंत्र बड़ा खतरे में है और सरकार इस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अब जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ तब भी आपने ये बात बहुत सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको तथ्यों के साथ इसकी कुछ सच्चाई भी बताना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि इस समय जब भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में लोकतंत्र अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है, तब भारत का लोकतंत्र नए भारत के विचार से और भी ज्यादा मजबूत है। कैसे? देखिए, अफगानिस्तान में इस वक्त इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन तालिबान का शासन है। वहां के तमाम राजनीतिक नेता अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं और तालिबान वहां पर लोकतंत्र के अलावा सब कुछ कर रहा है, अत्याचार कर रहा है हर एक व्यक्ति पर। वहां किसी के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं बचे। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता है और इमरान खान पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पाकिस्तान सिविल वॉर की कगार पर बैठा है। नेपाल में भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई अंतर नहीं रह गया है। वहां पर भी अस्थायी सरकार है जो हर कुछ महीने के बाद बदल जाती है। श्रीलंका में भयानक राजनीतिक और आर्थिक संकट है। वहां कई नेता आए और गए, कई नेता जेल में हैं, कई नेता अपना देश छोड़कर भाग चुके हैं। म्यांमार में मार्शल लॉ लागू है। वहां की सबसे बड़ी नेता ऑंग सान सू की वो जेल में बंद हैं और बांग्लादेश में भी वहां की सबसे बड़ी विपक्षी नेता खालिदा जिया पिछले कई वर्षों से जेल में है और अब उनकी पार्टी जेल में थी और अब उनकी पार्टी पर नए सिरे से कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। और चीन में तो एक ही पार्टी का शासन है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और इन सब देशों के बीच भारत अकेला ऐसा चमकता हुआ लोकतंत्र है जहां प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने वाले नेता भी अपनी राजनीति कर सकते हैं, जहां कर्नाटक के चुनाव में भी बीजेपी हार जाती है और इस हार को प्रधानमंत्री मोदी खुद सहर्ष स्वीकार करते हैं और कांग्रेस पार्टी को जीत के लिए बधाई देते हैं। इसलिए अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है तो आप उसे हमारा यह विश्लेषण जरूर दिखाइए। पिछले 24 घंटे से एक और तस्वीर है जिसकी हमारे देश में बहुत चर्चा हो रही है और यह तस्वीर है मशहूर क्रिकेटर और सीएसके के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा की। कल चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल का फाइनल जीतने के बाद रीवाबा जब मैदान में पहुंची तो उस समय उन्होंने पारंपरिक साड़ी पहनी हुई थी, अपने सिर पर साड़ी का पल्लू रखा हुआ था और उन्होंने सबसे पहले अपने पति रविंद्र जडेजा के पूरे स्टेडियम के सामने मैदान पर सबसे पहले उन्होंने अपने पति के पैर छुए, जिसके बाद जडेजा ने उन्हें गले लगा लिया। ये वीडियो आप देखिए, पहले मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं। इस वीडियो की पूरे देश में चर्चा हो रही है। देखिए, रीवाबा आती हैं, रविंद्र जडेजा के पांव छूती हैं और फिर रविंद्र जडेजा उन्हें गले लगा देते हैं। अब देश भर के लोग रीवाबा के इन कपड़ों को और उनके संस्कारों को लेकर दिन भर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको उनकी कुछ स्टिल तस्वीरें दिखाता हूं। इन स्टिल तस्वीरों की पूरे देश में बड़ी चर्चा है और अब लोग कह रहे हैं कि रीवाबा जो है वो असल में भारतीय संस्कृति की एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक पारंपरिक भारतीय परिवार का चित्रण इन तस्वीरों में भारत के लोगों को दिख रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि हमारे ही देश में जब हिजाब के जरिए या बुर्का पहनकर मुस्लिम महिलाएं अपना सिर ढकती हैं तो हमारे ही देश के लोगों को आपत्ति होने लगती है। हमारे इस देश में बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो इसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन जब एक हिंदू महिला अपने सिर को ढककर आती है तो लोग उसे संस्कारी कहने लगते हैं, कहते हैं कि यह तो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। तो एक व्यू पॉइंट यह भी सामने आ रहा है। एक तीसरा जो पक्ष सामने आ रहा है वो ये है कि रीवाबा अब एक नेता बन चुकी हैं, वो भी गुजरात से बीजेपी की विधायक हैं और ये मैच गुजरात की राजधानी में हो रहा है। स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो गुजरात के लोग हैं और रीवाबा को पूरी दुनिया के सामने ये अपनी छवि प्रस्तुत करनी थी कि वो एक राजपूत परिवार की, गुजराती राजपूत परिवार की बहू हैं और वो अपने इन संस्कारों को, अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहती। कुल मिलाकर
अलग अलग तरह के लोग अपनी अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स हैं वो इस तस्वीर पर दे रहे हैं। कुछ लोग इसे बहुत अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रीवा बा ने कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश किया है लोगों के सामने। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद भी वो एक मॉडर्न महिला की जो छवि होनी चाहिए वैसा उन्होंने नहीं किया है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप इन तस्वीरों को देखिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने डाइनिंग टेबल पर जब आप खाना खा रहे हो, जब चाय पी रहे हो, तो इस तस्वीर के बारे में चर्चा कीजिए और देखिए कि आपके परिवार के लोग इस तस्वीर के बारे में क्या कहते हैं। उन्हें ये तस्वीरें अच्छी लग रही हैं या पुराने जमाने की लग रही हैं। वो इन तस्वीरों को हमारे देश में जारी रखना चाहते हैं या फिर इस तस्वीर में जो कुछ देख रहे हैं अब चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाना चाहिए। आप डिस्कस कीजिए और फिर हमें बताइएगा। सोशल मीडिया पर आप बता सकते हैं कि इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में जो पहला ख्याल आया वो क्या आया। भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी भारत की मार्केट वैल्यू या कह लीजिए कि उसकी कंपनीज की मार्केट वैल्यू में पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है और इसका मूल्य अब 3.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स यानी 273 लाख करोड़ रुपए हो गया है और अब भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। पहले 4 में 3,679 लाख करोड़ रुपए के साथ अमेरिका है, दूसरे पर है 852 लाख करोड़ रुपए के साथ चीन, तीसरे नंबर पर है 471 लाख करोड़ रुपए के साथ जापान, चौथे पर हांगकांग है जिसकी वैल्यू है 422 लाख करोड़ रुपए और अमेरिका में चल रहा ऋण संकट इसका प्रमुख कारण है। अब समझिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू क्या होती है। ये कंपनी के आकार या उसकी वैल्यू को मापने का एक तरीका होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी का प्रति शेयर मूल्य 20 रुपए है और उसके पास 100 शेयर्स हैं तो उसका मार्केट कैप 2000 रुपए होगा। तो जितना बड़ा मार्केट कैप उतनी बड़ी और स्थिर वो कंपनी होगी और जिस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां स्थिर होंगी उसका मार्केट भी उतना ही स्थिर होता है और ये देश के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इससे उस देश में निवेश बढ़ता है। तो अब मार्केट वैल्यू के हिसाब से भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। हम फ्रांस से भी आगे निकल गए हैं और जो कर्म को समझते हैं उन्हें धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है।